हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 की आप मैथ्स चल रही थी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम थेल्स प्रमेय को कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से आपको ये चित्र बनाए थे, तो इसे आप नोट कर लेना। और ये दो तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये गलत तरीका है, इसे मत यूज़ करना। ऐसे जो करते हैं तो ये गलत है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना। अभी अब सवाल आएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, आप ऐसे ही करेंगे इसको, तो ये नहीं करना। कुल मिला के क्या कह रहा हूँ मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि थेल्स प्रमेय या तो आप ऐसे लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, इधर भी ऊपर से नीचे की ओर, यानी AD/DB बराबर AE/EC। या अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो BD/DA, तो इधर भी CE/E है। ये ध्यान रखना। ऐसा मत बोलना कि BD/DA और AE/EC, ठीक, ये गलत है। या AD/DB और CE/E है, एक तरफ ऊपर से एक तरफ नीचे को, ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। और दूसरा मैंने कहा था कि कभी कभी हमें जो पद इसमें नहीं चाहिए होता है उसे हम अंश में ले आते हैं और दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। कहीं कहीं पर हम एक माइनस भी करेंगे। ये बात आप सवाल में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम आपके प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 देखो इसको। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, ये हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें क्या है, मतलब जो थेल्स प्रमेय में हमें दिया था अब हमें वो सिद्ध करना है। तो पहले मैं प्रमेय की लैंग्वेज लिख देता हूं, यानी किताब में लिखा हुआ है। देखो मैं आपको किताब दिखा देता हूं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको दिया हुआ है। और ये जो लास्ट की लाइन है हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में कोई रेखा विभाजित करती है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो उसके आगे 3 वर्ड जुड़ जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में और एक ही अनुपात को कहते हैं शॉर्ट में समानुपात, ठीक, में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखवाऊं तो शॉर्ट में देख लो, याद करके, जैसे मैंने 6.1 पर में भी कल लिखाई थी। क्या, सिद्ध कीजिए। अब आपको जो अच्छी लगे लैंग्वेज आप उसे याद कर लेना। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समानुपात में काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसको मैं चित्र से समझाऊंगा तो आप तब समझ जाएंगे। थोड़ा समांतर होती है, ठीक। अब देखो, अब इसके हिसाब से चित्र बनता है। देखो प्रमेय थोड़ी कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो इसमें दिया कुछ नहीं रहता, आपको सब कुछ आपको यहीं से प्राप्त करना है जो इसकी भाषा लिखी हुई है। चाहे आप ये भाषा पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, दोनों एक ही। थोड़ा मैंने शब्दों को थोड़ा मैंने आसान बनाने की कोशिश की है। अब ये देखो, आप किसी त्रिभुज में तो त्रिभुज बनेगा, प्रमेय बहुत छोटी है। इसके बाद सवाल बड़े आसान है, शुरू के बहुत आते हैं, एक एक दो दो नंबर में,
ठीक, किसी त्रिभुज में क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा। तो ये रेखा है और ये रेखा त्रिभुज की भुजा एपी और एसी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, इस तरह से काट रही है रेखा। ये कोई रेखा है, चाहे तो रेखा से आप एल कह सकते हो। ठीक, तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये इसके समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे हम दिया है, तो दिया है में त्रिभुज एबीसी में दिया है, जो आपने चित्र बनाया है इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, इसके हिसाब से लिखिए, इसमें चित्र का कोई वर्णन नहीं है, चित्र तो हमें बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज एबीसी में रेखा एल त्रिभुज की भुजाओं कौन सी, एसी तथा एबी, एबी को पहले एबी तथा एसी है, एसी है, एबी तथा एसी को कैसे काटती है, हाँ सॉरी, बिंदु क्रमशः बिंदु डी व ई पर, डी तथा ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक, क्या कहा मैंने, त्रिभुज एबीसी में जो रेखा ये एल है, ये भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तथा ए डी समान अनुपात में, ए डी पर इसमें पूरा ढंग से लिखूँ तो चलो कोई नहीं, तथा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, ये आपको दिया है। एक्चुअली में इसकी भाषा क्या बन सकती थी और अच्छी, ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर समान अनुपात में विभाजित करती है, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ जगह ने बहुत फिर काफ़ी कटिंग हो जाएगी, तो और अच्छा हो सकता था, अर्थात लिखना पड़ेगा, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, हमें दिया है। सिद्ध करना है, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है, यानी DE समांतर BC। अब देखो थेल्स पढ़ने का अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है, मुझे लगता नहीं कि आपने कल उसकी तैयारी की होगी, एक दो बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की होगी थेल्स पर में, जब मैंने कल कराई थी। और इतनी आसान नहीं है वो, जितना आप लोग समझ रहे हैं या शायद आप समझ ही नहीं रहे कुछ उसमें। ठीक है, तो उसका विलोम है, क्यों, क्योंकि उसमें समांतर हमने लास्ट में सिद्ध किया था और ये आपने समांतर आपको दिया हुआ था और ये हमें सिद्ध करना था, आपको ध्यान होगा। आज ये दिया है इस पर में और ये हमें सिद्ध करना है, तो उसका विलोम कहते हैं इसको। यहाँ पे रचना होगी, रचना में क्या होगी, हम ये मानते हैं कि माना इसके समांतर जो रेखा है ये ई डैश है, ये तो आपको सिद्ध करना है डी, हमने माना कि इसके समांतर में रेखा खींची, तो डी ई डैश समांतर बी से खींचा, इसके समांतर खींच दिया इसको। ठीक, क्या करा हमने BC के समांतर इसको खींचा, अब क्यों खींचा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि थेल्स पर में कब लगा सकते हैं, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची दी हो या आप खींचे रचना में, तो थेल्स पर में लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी त्रिभुज के समांतर रेखा नहीं होगी आप थेल्स पर में नहीं लगा सकते। ये बात आप अच्छी तरह से समझें। अब उत्पत्ति, तो थेल्स पर में कब लगा सकते हैं, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दी हो या आपने खींची हो, समांतर होनी चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या है, BC का समांतर हमने कौन सी खींची, DE डैश खींची, समझ गए होंगे। अब त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर BC, अब कारण भी लिख देता हूँ मैं, समांतर है किसने बताया हमको, तो हम लिखेंगे हमने इसकी रचना खुद की है। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो वही बात बोली थी, कैसे लगे, AD बटे DB बराबर AE डैश, मध्य बिंदु यहाँ E डैश है, मध्य बिंदु करा सॉरी, समांतर रेखा जो है DE डैश है, AE डैश बटे E डैश C।
तो ये थेल्स पर मैंने लगाई AD/DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। ये आगे समीकरण से एक बोलेंगे, परंतु हमें क्या दिया है, AD/DB बराबर AE/EC। AD/DB बराबर AE/EC ये हमें दिया है। कारण जरूर लिखें ब्रैकेट में, आप जो भी लिख रहे हैं किस कारण से लिख रहे हैं, ऐसा आपको कहाँ से पता चला, तो ये हमें दिया था और ये हमें रचना की थी, समझ गए। और रचना की थी जब समांतर था तो थेल्स पर में, तब हमने लगा दिया, थेल्स पर में से आया ये। अब आप ये देखो कि ये जो अनुपात है आपके, ये एक ही रेखा पर है। देखो AE/EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। तो समीकरण 1 और 2 से पहले हम समीकरण 1 व 2 से दोनों के देखो ये एक पक्ष बराबर है, ये भी AD/DB, ये भी AD/DB। तो जब किसी भी समीकरण में दो पक्ष बराबर होते हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, इन्हें बराबर रख लेते हैं हम। तो AE/EC बराबर AE डैश बटे E डैश C, ये बराबर रख लिए। अब ये जो अनुपात है ये एक ही रेखा पर है, मैं आपको अलग से फिर बता देता हूँ। देखो ये जो अनुपात है A और ये हो गया C और ये E और ये हो गया, ये E डैश से पहला ये फिर E है ये। अब इसी रेखा पर AE/EC है और AE डैश E डैश, एक अनुपात बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो E है और E डैश है ये इस रेखा का मध्य बिंदु है। अब एक रेखा के दो मध्य बिंदु तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये E और E डैश हैं ये इस रेखा के मध्य बिंदु हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि ये रेखा मैंने खींची, ठीक, ये रेखा खींची, ये मैंने 9 पे क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, ये रेखा है, ठीक। और किसी एक बच्चे को मैंने कहा कि इसका मध्य बिंदु निकालो। अब माना मैंने बोल दिया दिव्यांशु इसका मध्य बिंदु निकालो, एक स्केल लिया और बता दिया कि सर इसका मध्य बिंदु ये है, स्केल से नापेंगे आप, ये ले लिया, चलो ये ले लो यहाँ पे, ठीक ठीक। दूसरे बच्चे किसी को बुलाया हमने बुला दिया अंतरिक्ष को, हमने कहा कि ये इसका मध्य बिंदु निकालो, उसने भी स्केल लिया, इसका मध्य बिंदु निकाल दिया, उसने कहा सर मध्य बिंदु ये है। अब पहले बच्चे दिव्यांशु ने मध्य बिंदु ये निकाला, दूसरे बच्चे अंतरिक्ष ने मध्य बिंदु ये निकाल दिया, ठीक ये। अब इसके बाद तीसरे बच्चे किसी को मैंने वंश को कहा कि इसका मध्य बिंदु कौन सा है, उसने कहा एक्चुअल में मध्य बिंदु है कौन सा है, तो दो आगे मध्य बिंदु तो एक ही होता है, उसने कहा ये दोनों ही मध्य बिंदु हैं। अब ये दोनों ही मध्य बिंदु हैं, बात बिल्कुल सही है, ये भी इसका मध्य बिंदु और ये भी इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये E और E डैश संपाती हैं, अलग अलग नहीं, वो दिख रहे हैं अलग अलग, वो एक्चुअल में E भी यही है E डैश भी यही है, समझ गए। तो ये है इसका मतलब। तो ये संबंध अगर आपको मिल रहा है किसी एक ही रेखा पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिव्यांशु ने निकाला वो भी सही, जो अंतरिक्ष ने निकाला वो भी सही, और जो वंश ने बताया वो भी सही। तो कुल मिला के बिंदु अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक ही होंगे, नहीं तो ऐसा तो असंभव है। कुल मिला के हमें यहाँ से ये पता लगा है कि जो E और E डैश है दोनों इसके मध्य बिंदु हैं, इसलिए संपाती है, ठीक। तो इसमें समझने का ज़्यादा है, लिखने का ऐसा ज़्यादा नहीं है, समझने का ज़्यादा इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, यह संबंध, कौन सा, ये वाला संबंध, यह संबंध तब सत्य होगा जब बिंदु E तथा E डैश एक ही बिंदु हो, अर्थात बिंदु E तथा E डैश कैसे हैं, संपाती हैं। तो संपाती आप जानते हैं दोनों एक ही बिंदु हैं, यानी वहीं पे E और वहीं पे E डैश है, वो अलग अलग दिखा दिया पर हैं एक ही, वो संपाती हैं। इसलिए तो चूंकि DE डैश समांतर BC, अब E डैश की जगह हम E कर सकते हैं, तो DE डैश समांतर BC, ये रचना से था, इसलिए
डी ई। अब ई डैश की जगह ई, क्या अभी तक हमारा क्या आ गया कि ई और ई डैश तो एक ही है, तो ई डैश की जगह ई कर दो, डी ई समांतर बी सी। और हमें यही तो सिद्ध करना था, डी ई समांतर बी सी। और ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये तो सब प्रमेय तो देखो छोटी सी है, और जो समझने के इसके स्टेप तो बहुत ज़्यादा है। अब आप इसमें इसको जरा, अब प्रमेय कैसे लगेगी ये भी आप देखें। आप पहले ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख लें कि थेल्स प्रमेय कब लगेगी। अब थेल्स प्रमेय का ये विलोम है, जो प्रमेय 6.2 है थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो 6.1 थेल्स प्रमेय, 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम। ये लगेंगे कब कब, अब मैं फिर बताता हूँ, इसके सवाल होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखो मैं फिर अलग से बता रहा हूँ आपको, ये देखो आप थेल्स प्रमेय कब लगेगी, अभी बताया था मैंने आपको। थेल्स प्रमेय लगेगी जब किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा होनी बहुत जरूरी है, समांतर होनी चाहिए, माने पी क्यू है। और ये इसके समांतर आपको दिया है बी सी समांतर पी क्यू। ये बात तो कई बार मैं भी बता चुका आपको। तो ये इसके समांतर है, तो आप थेल्स प्रमेय लगा देंगे। कैसे लगेगी, बहुत आसान है, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ये लगी ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। या इधर से बोल सकते हैं आप, बी पी बटे पी ए बराबर सी क्यू बटे क्यू ए। ये प्रमेय 6.1 लगने का जो वो है तरीका, वो कब लगेगी, वो उसकी शर्त है। क्या शर्त है कि किसी एक भुजा के समांतर रेखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके समांतर ये हो, ए सी के समांतर भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी। या कौन सी भुजा, ए सी के समांतर या ए बी के समांतर भी हो सकती थी। हमेशा चित्र तो आपको बहुत उल्टे पुल्टे मिलेंगे जब आप देखेंगे। तो ऐसे भी हो सकता था कि इसके समांतर ये हो जाएगी और ये पी क्यू हो गया। तो क्या लगेगा, सी क्यू बटे क्यू बी बराबर सी पी बटे पी है। समझ गए। अब इसको देखो जरा, ये कब लगेगी प्रमेय, ए बी सी। इसमें आपको सवाल में किसी भी तरीके से या तो दिया रहेगा या आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये थेल्स प्रमेय का संबंध प्राप्त करेंगे। क्या, ये आपको दिया रहेगा ए पी बटे पी बी, या आप किसी भी तरीके से ये ज्ञात कर लेंगे सवाल में, ये संबंध प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको ये संबंध मिल रहा है, यानी बिना थेल्स प्रमेय लगाए आप थेल्स प्रमेय का संबंध प्राप्त करेंगे। ये बिना थेल्स प्रमेय लगाए इसको प्राप्त करेंगे। अभी थेल्स प्रमेय थोड़ी लगाएंगे, लेकिन सवाल में कुछ ऐसे स्टेप बनेंगे और आपका हल करके ये ले आएंगे। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये तो थेल्स प्रमेय लग चुकी है और हमने लगाई नहीं, इसका मतलब ये इसके समांतर। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या, पी क्यू समांतर बी सी। भाई यहाँ समांतर था तो ये संबंध प्राप्त हो गया, यहाँ संबंध था तो ये समांतर प्राप्त हो गया। यही तो होता है विलोम। अब आप सवाल देखिए, इसके बहुत आसान है। इसके सवाल एक्सरसाइज 6 आपकी होगी 2। देखो जरा इसमें आकृति में डी ई समांतर बी सी, देखो समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए। आप इसलिए 10-12 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको इस टाइप के सवाल 90% ये मिलेंगे आपको सवाल। 1-2 नंबर में आते हैं पर आपको मिलेंगे, इसलिए इसका आप अच्छी तरह समझ लो, बहुत आसान है। तो इसमें चित्र बनाता हूँ मैं। एक्सरसाइज आपकी होगी 6.2, एक्सरसाइज 6.2। और ये आपका पहला क्वेश्चन। देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं चित्र बना रहा हूँ। ये चित्र बना दिया, इसका हाथ से बनाना एग्जाम में भी, ये बाद में बार बार बोलता हूँ आपको, स्केल से बना के आप समय बर्बाद कर रहे हो। ए बी सी और ये इसके समांतर है, देखा यहाँ पे कौन सी, डी और ई। ये ऊपर के 1.5 सेंटीमीटर है, नीचे की लाइन 3 सेंटीमीटर है, ऊपर की 1 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है। ठीक है, और ये दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ये आपको दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, दिया है। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा दी होनी चाहिए सवाल में, ये दे रखी है। अब आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अतः
थैल्स पर में से थैल्स पर हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगेगी, बहुत आसान है, तब से इतनी बार मैं बता चुका हूँ। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चाहे तो आप ऊपर से नीचे को आओ, इधर भी ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर पर जाओ तो इधर भी नीचे से ऊपर। ठीक, हम यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से नीचे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बहुत आसान सवाल है, हर कोई बच्चा इन्हें कर सकता है। थोड़ा आप ध्यान लगाकर समझें और इसका बाद में रिवीजन जरूर करें। मान रखते हैं AD का मान आपका है 1.5, DB का मान है 3, AE का मान है 1 और EC हमें निकालना है। ठीक, तिरछी गुणा कर लेते हैं। 1.5 गुणा के EC बराबर 3 गुणा के 1, तो 3 ही होगा आपका। तिरछी गुणा कर लिए, निशान आप बहुत से बनाते हैं बच्चे, नहीं बनाए तो कोई सी दिक्कत नहीं, पता लग रहा है आपने तिरछी गुणा की है। EC बराबर ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 1.5, और EC बराबर ये हो गया 30 बट्टे 15, 15 गुना के 30, ये आ गया 2। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर कितना आएगा आपका, ये 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए, इसमें ये हो गया। ठीक है, ये है। इसके बाद आपका अगला है तेल, ये कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे यहाँ पे, इसका तो बना दो तेल। ठीक है, सही है। अब इसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड में आप देखिए, इसमें भी चित्र बना हुआ है, ये आपका उत्तर हो गया। देखो एग्जाम में बहुत से बच्चे मात्रा नहीं लिखते, 2 लिख के छोड़ दिए, खाली नंबर कटने की संभावना रहती है, इसलिए ऐसा रिस्क ना ले कभी। टीचर नंबर काट देगा, आप क्या करोगे, इसलिए कोई कमी ना छोड़े अपने काम में। हमेशा बात में बोलता हूँ, मात्रा का बहुत ध्यान दें। ठीक, ये हो गया। इसमें भी आपको चित्र दे रखा है, इस तरह से इसके समांतर है, चित्र आप किताब में देख सकते हैं। ये हो गया। डी वैसे यहाँ लिखा हुआ इन्होंने, ये रेखा से खींच रखी है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब ये 7.2 है, कौन सी, DB। ये 5.4 है, EC। ये 1.8 है, और ये हमें निकालना है AD। तो त्रिभुज ABC में बिल्कुल वही बात है, यहाँ भी DE समांतर BC। ठीक, और आपका क्या हो गया, थैल्स पर में लगा सकते हैं। अतः थैल्स पर में से, अतः थैल्स पर में से। शुरू क्या आसान है, कर सकते हैं, इसके बाद तैयारी जरूर करना, इसका पुनः अभ्यास जरूर करना। तो देखो त्रिभुज ABC में इसके समांतर ये रेखा दे रखी है, तो थैल्स पर में लगा सकते हैं, इसलिए लिखा थैल्स पर में से। अब लगाते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कितना आसान है देखो, या BD बटे DA तो बराबर CE बटे EA। तो इसे ऊपर से नीचे बोलने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए थैल्स पर में से AD, ये D है, डैश मत समझने से, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया। AD निकालना है, तो इसका मान AD रहेगा। DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4। अब तो केवल कैलकुलेशन है, जरा सी होगी, ऐसी कोई बड़ी भारी तो नहीं है कि आप कर ना पाए। दशमलव के अंक बराबर हैं, तो दशमलव हट गया, 18 एकम 18, 18 के 54, और तिरछी गुणा भी कर दी तो 3AD, इसकी गुणा यहाँ होगी, 7.2 की यहाँ होगी, और AD बराबर 7.2 बटे 3, 7 ये हो गया 30, और ये किससे कट गया, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, और 6 कम 6, 6 दूना के 12, कितना आ गया, 5 दूना के 10, 2.5। ये आपका 2.5 आ गया। ठीक है, समानुपात में आ गया। आपका सेंटीमीटर जरूर लिखना लास्ट में, सेंटीमीटर। 1 नंबर का सवाल आएगा, आपने पूरा सवाल कर दिया, माना सेंटीमीटर लिखना भूल गए, टीचर भी ऐसे ही गरम मिजाज का है, माना वो 1 नंबर, आधा नंबर आपका काट देगा, आधा नंबर मिलेगा इतनी मेहनत का, जरा सी गलती आधा नंबर कट गया। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए।
देखो इसमें तो हमारी लगी थी थेल्स प्रमेय। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। अब कैसे लगेगा उसे आप समझो जरा, थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे लगता है। देखो दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें त्रिभुज पी क्यू आर चित्र नहीं दिया है, हम बनाएंगे चित्र अपना के, चित्र बनाना ही पड़ेगा, बिना चित्र के होगा भी नहीं हमसे, क्योंकि हम कैसे देखेंगे कौन किसके समांतर है। तो लिखा त्रिभुज पी क्यू आर, आप भी किताब में सवाल देखें, पी क्यू आर के भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई आर एफ स्थित है। इस पर ई हो गया और इस पर ये एफ हो गया स्थित। बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ये इसके समांतर बताना है, दिया नहीं है, ध्यान रखना। ई एफ समांतर क्यू आर, ये समांतर है या नहीं बताना है, दिया तो नहीं है, तो ये नहीं दिया है, ई एफ समांतर क्यू आर है, दिया ही नहीं है, तो थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते। अब हम खाली चित्र बनाए इसका थोड़ी थेल्स प्रमेय लगा देंगे, ये दिया भी तो होना चाहिए इसके समांतर है या नहीं है, तो सवाल में लिखा होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, और पी ई 3.9 है, ये 3.9 हो गया। और इसके बाद आपका इसमें हो गया ये कितना है, ई क्यू 3 है, ई क्यू आपका क्या हो गया 3, सॉरी कहाँ है, हाँ ई क्यू 3 सेंटीमीटर फिलहाल लिख ही देते हैं हम लोग। और ये आपको होगा पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर ये आपका हो गया 2.4, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये इसके समांतर है या नहीं। जब भी समांतर आपसे पूछा जाएगा हम थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप देखो जरा, इसमें ये हो गया आपका ये, ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे तो थेल्स प्रमेय हमने लगा दी थी क्योंकि इसके समांतर था और हमने भुजाएं निकाल दी थी, ठीक है। तो वो थोड़े गलत हो, 5 तो वो थोड़ा मैं नज़र चले गया, 5 चौक 20, 2.4 आएगा। देखो जल्दीबाजी थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, ये 2.4 आएगा, मैंने 5 कर दिया था, तो 5 दूना के 10, 5 चौक 20 ही हो गया, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था कि इसमें तो हमने क्या किया, समांतर दिया था थेल्स प्रमेय लगा दी, अब नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। कैसे, अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा रहे, देखो जरा, पीई बटे ई क्यू। अब पीई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, ये हो गया 39 बटे 30, 3 कम 3, 3 3 9, 3 धन 30, यह आ गया अनुपात। अब इधर का अनुपात निकालते हैं, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर 3.6 और ये हो गया 2.4। दशमलव के बाद अंक बराबर है, हटा दिया तो ये होगा 36, 4 निम 36, 4 छिन 24, नहीं 12 से कट गया रे, तो 12 3 के 36 और 12 दूना के 24, ये आ गया आपका। तो क्या है इधर का अनुपात, इधर का अनुपात आपका आ गया 13:10, यानी 1.3 भी कह सकते हैं इसे। इधर का क्या है 3 बटे 2 1.5, बराबर नहीं है देखो, तो चूंकि PE अपॉन AQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, क्योंकि ये अनुपात बराबर होते हैं कब, जब ये इसके समांतर हो। थेल्स प्रमेय तभी तो लगती है जब समांतर होते हैं, ठीक। तो इसके बराबर नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अतः EF भुजा QR के समांतर नहीं है। अब अगला देखो, अगले में थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, यहाँ तो नहीं लगा। अगर ये बराबर होता तो हम क्या लिखते हैं, वो अगले सवाल में देखो आप सेकंड में क्या लिखना पड़ेगा। देखो इसमें फिर यही चित्र बनेगा आपका, लेकिन नाप थोड़ी हम अलग हो जाएंगे। देखो जरा इसमें पी क्यू आर, ये देखो इसमें, और ई और एफ आपके ये हैं, ये ई है, ये एफ है, PE 4 है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, QE 4.5 है, QE हो गया 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 है, ये 8 सेंटीमीटर, और RF 9 है, RF ये या FR भी कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर। क्या बताना है,
कि क्या ये क्यू आर इसके समांतर है। तो समांतर है तो फिर अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालेंगे, पीई बटे ए क्यू। पीई क्या है 4, ये क्या है 4.5। हल करना है 40 बटे 45, दशमलव हटाए 0 बढ़ा दिया, 5 अट्ठे 40 और 5 नीम 45। ठीक, इधर आ जाओ। तथा पी एफ बटे एफ आर 8 बटे 9, ये तो 8 बटे 9। अब देखो जरा दोनों का बराबर आ गया ना। पीई बटे ई क्यू भी 8 बटे 9, पी एफ बटे एफ आर भी 8 बटे 9 बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पीई बटे ए क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, इथेल्स पर में ही तो है ये, पीई बटे ए क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इथेल्स पर में ही तो है, पर हमने क्या थेल्स पर में लगाई, कहीं पर भी कहीं नहीं लगाई थेल्स पर में, हमने अनुपात प्राप्त कर लिया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही होता है कि बिना थेल्स प्रमेय लगाए आप थेल्स प्रमेय का यह अनुपात है प्राप्त कर लें, और हमने प्राप्त कर लिया। ये चाहे तो आप इसे समीकरण 1 कह सकते हैं, इसे समीकरण 2 लिखते हैं। अतः पी क्यू आर में समीकरण 1 व 2 से ये बराबर आ गए। अब इसमें क्या लिखते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से